चंद नाम, वो चंद चेहरे, वो चंद आवाज़ें जो मेरी याद में रह गए, उनमें से एक दीपाली साहब भी है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। हम सभी अपने जीवन में किसी विशेष मुकाम पर पहुंचने के सपने देखते हैं। उन सपनों को हासिल करने की पूरी शिद्दत से कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती और हम सपनों से समझौता कर लेते हैं। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो में हम लेकर आए हैं उनकी कहानी, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम, त्याग और समर्पण के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों को पराजित करने का काम किया है, उस पर विजय हासिल करने का काम किया है। अपनी जिद से अपनी तकदीर लिखने वाली एक ऐसी ही शख्स आज हमारी शो की मेहमान है, दीपाली साहब जी। दीपाली साहब बिहार के पटना से ताल्लुक रखने वाली दीपाली उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्होंने विभिन्न कलाओं में अपने कौशल को सशक्त तरीके से प्रमाणित किया है। सन 2007 में इंडियन आइडल की फाइनलिस्ट बन अपने गायन कौशल से दुनिया को परिचित कराने वाली दीपाली ने सन 2008 में इंडियन आइडल को होस्ट कर अपने मंच संचालन के हुनर से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से निर्देशन विधा में पारंगत दीपाली ने अभिनय एवं निर्देशन में भी सशक्त छाप छोड़ी है। हिंदी और भोजपुरी दोनों ही भाषाओं के प्रति गहरे प्रेम ने दीपाली को हर वर्ग में खासा लोकप्रिय बना दिया। बहुत कम उम्र में दीपाली बिहार की वो हस्ताक्षर बन गई हैं जिन्होंने नई पीढ़ी को उन पर बिहारी होने के गर्व की अनुभूति प्रदान की है। स्वागत है दीपाली जी आपका द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह में। थैंक यू सो मच विजित, और कितना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है आपने मेरा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के आगे क्या क्या सवाल आएंगे आज। थैंक यू सो मच दीपाली जी, और हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए और एक जो खूबसूरत सी यात्रा चल रही है हम सभी की द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो की, उसका साक्षी बनने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आपकी इजाजत हो तो हम अपने इस शो के पहले सेगमेंट की ओर बढ़े, जिसका नाम है कुछ मैं पूछूं कुछ तुम बोलो। बिल्कुल। तो दीपाली जी ये बताएं कि किसी एक कौशल को हासिल करने में पूरा जीवन गुजर जाता है। बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो तमाम विविध क्षेत्रों में बहुत ही उम्दा एक समय में एक साथ काम कर पाते हैं। हम जब दीपाली साहब जी को देखते हैं तो एक दीपाली साहब जी हमें वो दिखती हैं जो बहुत उम्दा गीत गाती हैं। फिर हम दूसरा पक्ष देखते हैं तो हमें वो दीपाली साहब जी दिखती है जो हाथ में माइक थामे उम्दा मंच संचालन करती है। तीसरी दीपाली साहब जी को देखते हैं तो वो कभी महाराणा प्रताप में तो कभी हनुमान जी की किसी बढ़िया से कार्यक्रम में हमें अभिनय करती दिखती है। हम दीपाली साहब जी को किस रूप में देखें, और ये जो विविध स्वरूप आपका है, विविध रूप और विविध कौशल आपका देखने को मिलता है, इसकी बुनियाद कैसे पड़ी, मुझे ये बताइए। विजय, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो जिसको मल्टीटास्किंग कहते हैं अंग्रेजी में, ये आई थिंक आप इसको डेवलप नहीं कर सकते। आप इसको पॉलिश कर सकते हैं, बट यू कांट इंजेक्ट इट। तो अगर मेरे टैलेंट की बात कहें तो हाँ, लोगों को लगता होगा कि दीपाली ये भी करती है वो भी करती है, पर आप मेरे से अगर पूछेंगे ऑनेस्टली तो आई थिंक आई एम टोटली ब्लेस्ड। ये मेरे ऊपर बहुत असीम कृपा है, क्योंकि हम भी जब टीवी देखते हैं और कभी सिंगर्स को एक्टिंग करते देखते हैं या एक्टर्स को गाना गाते सुनते हैं, तो आई फील मेरा भी तो अपना एक ऑडियंस अंदर का जागता है। एट दैट टाइम हम खुद को कहते हैं कि यार क्यों ये एक्टर तो अच्छा था, गाना क्यों गाने लगा।
या ये सिंगर तो अच्छी थी, एक्टिंग क्यों करने लगी। तो उस वक्त मेरे लिए और बड़ा ये चैलेंज होता है कि मेरा खुद से सवाल होता है कि ये जो तुम बोल रही हो, क्या इस पे खरे उतरने की तुम्हारी औकात है। पर मेरे हिसाब से आई वर्क दिस मच, और मुझे किस्मत, ब्लेसिंग बहुत ज्यादा है। मतलब 90% मेरे ऊपर आशीर्वाद है और 10% मेरा खुद का है। सो इसमें मेरे टैलेंट की कहीं से कोई बात नहीं। बीते लगभग 1.5-2 दशकों में हमने देखा है कि कुछ लोग बिहार से निकल करके और बिहार की जो टिपिकल बिहारी इमेज थी उसको तोड़ने का काम किए हैं। चाहे वो आप ही के बिहार से निकली हुई अंजना ओम कश्यप हो, चाहे श्वेता सिंह जी हो, चाहे दीपाली सहाय हो। तो ये जो एक थप्पा लगा होता है पीछे बिहारी का, हालांकि मैं उस मत का नहीं हूं। मेरा मानना ये है कि कौशल किसी क्षेत्र विशेष को देख करके नहीं आता है, संभावनाओं को, संसाधनों को देख करके नहीं आता है। लेकिन क्या मतलब मुंबई में संघर्ष करने के दौरान, जब मुंबई में एक प्रयोग चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उस पे क्या कभी ये अड़चन आई, बिहारी टैग लगा हुआ? अड़चन, हाँ अड़चन ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। प्रेजुडिसेस इतने ज्यादा है लोगों के अंदर कि आप बिहार से हैं तो आपके बारे में लोगों ने पहले ही सोच लिया है। जो हम कम उम्र में गलतियां करते हैं, वो बिहारी होने की वजह से बड़े बड़े उम्र के लोग ये गलती करते हैं कि आपको पहले ही जज कर लेते हैं कि अच्छा आप बिहार से होंगे तो आपको अंग्रेजी तो नहीं ही आती होगी, आप पान तो चबाते ही होंगे, और आपको गंदी गंदी गालियों का आप खुद डिक्शनरी होंगे, और आपके यहाँ पैसे की कमी होगी। तो ये जो 4 जजमेंट लोग आपके ऊपर पहले थोप देते हैं, उससे फाइट करना। और देन उसमें एक फायदा भी हमको बिहारियों को मिल जाता है कि जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो उनके लिए एज अ सरप्राइज आता है कि अरे तुम तो बिहार से थी, बट यू कैन टॉक सो वेल, यू हैव सच अ गुड इंग्लिश, एंड तुम इतने अच्छे से गा सकती हो। ये हो सकता है कि एक एडेड एडवांटेज हो, क्योंकि आपको पहले ही अंडर एस्टिमेट कर लिया गया है। पर आपकी किस्मत अगर अच्छी रही तो आपके टैलेंट को तुरंत लोग पहचान लेते हैं, नहीं तो टाइम तो लगता है। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ऐसी परवरिश मिली कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे स्कूल में भेजा, या घर पे भी हमारी भाषा पे काफी काम होता था। लेकिन कई ऐसे बिहारी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, पर उनकी भाषा जो है उस पे एक लोकल छाप लगता है, जो वो जहाँ के होते हैं, चाहे वो उड़िया हो चाहे वो गुजराती हो, तो वो लोग, बहुत लोग उससे नहीं लड़के आगे बढ़ पाते हैं। उन लोगों को फिर बहुत स्ट्रगल होता है। फॉर्चुनेटली मेरे केस में ये स्ट्रगल थोड़ा कम था, बिकॉज आई हैड कमांड ओवर व्हाटएवर लैंग्वेज आई स्पोक। जी। तो 2007 में बिहार से एक लड़की निकलती है, इंडियन आइडल पहुंचती है मुंबई, और वहां बिल्कुल छा जाती है लोगों के दिलो दिमाग पर, और टॉप 7 में अपना नाम बनाती है। और निश्चित तौर पे उस समय के जितने भी जजेस थे, उनके जुबान पे एक ही नाम था, दीपाली सहाय। और जिस समय आप विदा हुई वहां से तो सभी की आंखें नम थी। तो ये जो एक सफर रहा 2007 में बिहार से निकल करके मुंबई पहुंचने का, अगर उसके पहले का थोड़ा सा हमें बता सकें कि घर वालों की कितनी सहमति थी, या उन्होंने किस तरीके से अनुमति प्रदान की। तो वो, चूंकि इंडियन आइडल का सफर तो हम सभी ने देखा, आपको स्क्रीन पे देखा, लेकिन उसके पहले का अगर कुछ बता सके कि घर वाले कितनी आसानी से इस बात पे मान गए कि हाँ ठीक है, जाओ अपना जीवन जियो, अपने सपनों को जियो। देखिए, मेरा बचपन जो था उसमें हमेशा से गाने को बहुत प्रायोरिटी दिया गया है, क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसा सिंगर नहीं है, तो हमारे यहाँ पता भी नहीं था कि गाना सीखा भी जाता है, उसकी एक क्लासिकल ट्रेनिंग होती है, बजावता, ये किसी को नहीं पता था। स्कूल से रिमार्क्स आने लगे कि ये लड़की अच्छा गाती है, डायरी में वो लिख के आता है ना टीचर से, प्लीज इसको गाना सिखाइए, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग टू योर चाइल्ड। इसको बहुत सालों बाद तूल दिया गया मेरे घर पे, और लोग सिखाने लगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली गले से आवाज निकलती थी, तो एक छोटे बच्चे के गले से ऐसी आवाज तो नॉर्मल था नहीं, तो लोगों को समझ आया कि ये अलग है। और इस चक्कर में काफी लोकल लेवल के जो कॉम्पिटिशंस होते थे, वहां पे आई वुड रिप्रेजेंट, पर्सनली भी और स्कूल से भी, दोनों तरफ से मेरा रिप्रेजेंटेशन पूरा था। तो जब पहला इंडियन आइडल आया, उस साल मेरे 10th के बोर्ड्स थे, तो कहा गया कि बेटा नहीं ठीक है। और बचपन से मुझे सारे गामा और जितने भी रियलिटी शोज होते थे, जो म्यूजिकल रियलिटी शोज होते थे, वो दिखाया जाता था कि तुम ये देखो और सीखो, क्योंकि तुमको भी एक दिन ऐसे जाना है कंपटीशन में। पर जब पहला इंडियन आइडल आया तो मेरे 10th के बोर्ड्स थे,
जब दूसरा इंडियन आइडल आया तो मेरा 11th का क्लास चल रहा था, जब 12th में गए तो तीसरा इंडियन आइडल आया, तो फिर माँ बाप ने बोला बेटा अब तो 12th का बोर्ड है। आई सेड देखो या तो तुम हमको सीधे रास्ते अब लेके चलो या तो हम घर छोड़ के भागते हैं, तुम डिसाइड करो क्या करना है। तो अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। तब उन लोगों को समझ आ गया कि इस बार ये 2 साल से वेट करने के बाद इस बार अगर सच में नहीं कहते पागल है कुछ भी कर दे। तो वैसे में ऑब्वियसली वी डिडंट हैव टिकट, तो हम लोग किसी तरह से लटक के जनरल ट्रेन पकड़ के हम लोग कानपुर पहुंचे, क्योंकि बिहार में ऑडिशंस नहीं होते थे पहले। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग यूपी पहुंचे, वहां पे ऑडिशन दिया और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर नहीं सिलेक्ट हुए तो पापा मम्मी तो बाप रे बहुत मारेंगे, बहुत डांटेंगे, क्योंकि इतना मतलब सर पे चढ़ के जबरदस्ती लेके गई भी हम लोग को और कुछ की भी नहीं। तो फॉर्चुनेटली आई गॉट सिलेक्टेड और फिर वहां से बचपन मेरा बहुत कलरफुल रहा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि मेरे स्कूल से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था, बिकॉज माई टीचर्स रिकॉग्नाइज कि हाँ ये इसमें एक टैलेंट है तो ये हमारे लिए फेस ऑफ द स्कूल बन सकती है। एंड वो मेरे ख्याल से मेरे लिए बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किस स्कूल से पढ़ाई की आपने दीपाली जी? ये मेरा है माउंट कार्मेल पटना। अच्छा, तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आप थी उस वक्त जब आपने ऑडिशन दिया, तो पढ़ाई फिर प्रभावित तो नहीं हुई आगे? बोर्ड एग्जाम्स दिए आपने? तब मैं पटना विमेंस कॉलेज में पढ़ती थी। जब मेरा 12th का रिजल्ट आया तो मैं इंडियन आइडल में थी और यहाँ पे रिजल्ट आया कि मैं टॉप कर चुकी हूँ अपने 12th। अच्छा, अरे वाह, दोनों हाथों में लड्डू थे इधर भी और यहाँ पे जजेस भी बड़े खुश कि देखिए ये लड़की कितनी अच्छी है, ये तो गाना भी अच्छा गाती है और पढ़ाई भी अच्छा करती है। जावेद साहब स्पेशली मेरे से बहुत खुश हो गए और मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि मेरा फोकस पैरेलली गाने पर भी था। पर एक इंसान होता है ना कि नहीं हम कर रहे हैं तो ये अच्छे से होना चाहिए। सो आई वाज लाइक दैट, आई एम स्टिल लाइक दैट। तो मेरी पढ़ाई पे भी बहुत नजर रहती थी कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो, इसकी वजह से कुछ मिस आउट नहीं हो जाए। तो वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी बच्ची रही जी। नहीं देखिए, आपका ये पक्ष तो छुपा ही हुआ था एकेडमिक्स वाला, ये भी पता चल रहा है आपने इंटरमीडिएट टॉप किया अपने यहाँ से। तो 2007 में आपने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया, टॉप 7 कंटेस्टेंट रही आप, टॉप 7 फाइनलिस्ट रही। तो फिर 2008 में संयोग ऐसा बना कि आपको होस्ट करने का भी मौका मिला इंडियन आइडल। तो ये मतलब आपने कौन से ऐसे गुण देखे कि लगा कि नहीं ये सिर्फ अच्छी उम्दा गायिका ही नहीं है, बेहतरीन शो होस्ट भी बन सकती हैं? ये किसकी खुराफात थी? ये एक्चुअली वहाँ के कुछ मिली जुली सरकार थी, जो वो चैनल के जितने भी क्रिएटिव डायरेक्टर्स थे, दे सॉ इट इन मी। क्योंकि हाँ स्कूल में तो हम डेफिनेटली बहुत आगे थे, पर इंडियन आइडल में आई वाज वेरी क्वाइट, हम ज्यादा बोलते नहीं थे। आई डोंट नो किसने ये देखा मेरे अंदर कि ये एंकरिंग कर सकती है, इसको हम लोग ग्रूम कर सकते हैं। एंड उन लोगों को ज्यादा ग्रूमिंग की जरूरत नहीं पड़ी फॉर्चुनेटली, बिकॉज आई हैड इट इन मी। इट वाज जस्ट दैट थोड़ी सी मुझे थोड़ा डर लगता था, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे पहले कभी काम नहीं किया था कि जहां आप घर पे टीवी ऑन हो रहा है तो आप टीवी पर आ रही है। तो हम बचपन से देखते थे। टू बी देयर और ये खुद से करना, आई थिंक ये कुछ 1-2 लोग हैं इम्पोर्टेंट चैनल में थे जो उस वक्त जो प्रोडक्शन हाउस में थे, जिनको ये विश्वास था कि ये लड़की कर सकती है। आई थिंक ये कलेक्टिव एफर्ट था, ये बहुत सारे लोग। तो पहली बार जब दीपाली सहाय टीवी पे दिखाई दी, और वो भी इतने रेपुटेटेड टीवी चैनल पे, तो यहाँ अपने होम टाउन की क्या स्थिति थी? वहां पे कैसा उत्साह था लोगों में? बहुत ज्यादा। आई थिंक वो अभी तक है, वो जो प्यार जो उस समय मिला था लोगों से, और प्यार से ज्यादा आई वुड से कि बहुत गर्व महसूस हुआ था लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ से मौका ही नहीं मिलता था किसी को जाने का। लोग टैलेंटेड है तो भी किसी ना किसी वजह से निकल नहीं पाते थे, कभी किसी की भाषा पे मजाक उड़ाते, कभी कोई कुछ बोल दे। तो लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा था, बहुत बहुत प्यार मिला, और आज तक लोगों को ये उम्मीद है मेरे से। इट हैज बीन सो मेनी इयर्स, आज 2020 है, 2007 से अभी तक लोगों को मेरे ऊपर बहुत भरोसा है कि ये जब आएगी तो ये कुछ अच्छा काम जरूर करेगी, ये कुछ अलग लेकर आएगी। आई थिंक मेरा घर तो मेरे से बहुत प्यार करता है, और वही बात है ना, जब आपको घर में प्यार मिलता है तभी बाहर मिलेगा, जब घर में नहीं मिलता है तो बाहर कहाँ से मिलेगा। जी। दीपाली सहाय आज जिस मुकाम पे खड़ी हैं, इस मुकाम तक पहुंचने में उनके अपने होम टाउन, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के लोग,
उनका कितना योगदान है, वहाँ की मीडिया, वहाँ का कितना योगदान है अपने होम टाउन का? आई थिंक पूरा का पूरा योगदान यही का है, क्योंकि एक तो हम लोग क्या है ना, जब हम जिस एज में होते हैं, जैसे आई वाज 18 व्हेन आई डिड इंडियन आइडल, तो हम लोग बहुत डरे हुए होते हैं उस एज में, कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि हम जैसे हैं हमें वैसे एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं। तो मैंने भी शुरू कर दिया था कि थोड़ा चुप रहते हैं, लोगों को पता नहीं चलने देते कि हम बिहार से हैं, थोड़ा सा ऐसे मन में आ जाता है। जी। पर थैंकफुली बहुत जल्दी, कुछ ही महीनों में मुझे समझ आ गया कि ये गलत अप्रोच हो जाएगा। अगर लोगों को नहीं पता चला कि हम कहाँ से हैं, तो फिर तो मेरे जगह की जो सिंप्लिसिटी है, मेरे जगह के जो राफ साफ जो एक एटीट्यूड है लोगों का, बिहारियों का राफ साफ एटीट्यूड होता है, बड़ा सिंपल सा सीधा, जो कभी कभी आपको ऑफेंसिव भी लग सकता है, आपको लगेगा अरे ऐसे कैसे बोल सकता है, पर ये एक्चुअली उनकी सिंप्लिसिटी है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो पर्सनालिटी जो मेरी बनी है, जहाँ पे हम भी आज की डेट में किसी से राफ साफ बात कर सकते हैं, सीधा बात करो भाई, बकवास मत करो मेरे से, ये योगदान यही के जगह का, यही के लोगों का। तो अगर देखा जाए तो पूरी तरह से मेरे पर्सनालिटी बिल्डिंग में तो बिहारी ही है जो है सो है। जी। तो दीपाली सहाय जी एक ऐसे इंस्टीट्यूट से भी पास आउट हैं जहां पे एडमिशन लेने के लिए भी खासा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है लेकिन फिर भी नहीं जा पाते हैं। आपको पता है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो लोग भी अभिनय में, डायरेक्शन में और इस पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए मक्का से कम नहीं है। वो सब चाहते हैं किसी तरीके से वहां एडमिशन हो जाए। तो मतलब अभी हम बात कर रहे थे एकेडमिक्स की, वहां भी आपने टॉप किया, आप इंडियन आइडल भी गई, वहां को आपने होस्ट भी किया, फिर FTII कैसे पहुंच गई आप? तो इंडियन आइडल के बाद मुझे एक्टिंग का मौका मिला एंड मैं एक डेली सोप करना शुरू किया मैंने, उसमें मैं हीरोइन थी उस डेली सोप की, और वो मेरा पहला टीवी सीरियल था। बड़की मलकाइन किया था आपने? जी जी। तो वहां पर क्या होता था, क्योंकि आर्टिस्ट का अपना एक दिमाग भी तो होता है ना, लेकिन जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो आपको डायरेक्टर के दिमाग से चलना होता है। अब कई ऐसे सीन्स आते थे जिसमें मुझे लगता था कि सर मुझे लगता है कि ऐसे भी हो सकता है, तो डायरेक्टर कहता था कि ऐसे भी हो सकता है, पर आई थिंक तुम्हें यही करना चाहिए। अब डायरेक्टर है, वो बोल रहे हैं तो मुझे करना तो पड़ेगा। कई बार मुझे बहुत सेंसलेस लगता था ये करना, तो फिर मैंने ध्यान से देखना शुरू किया कि अच्छा, मतलब अगर आपको कोई कहानी बतानी है तो आपको डायरेक्टर बनना पड़ेगा, वरना आप एक्टर बन के कहानी नहीं बता सकते, आप तो उनके इशारों पे चलेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि आखिर डायरेक्टर बनते कैसे हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप असिस्ट करिए बड़े डायरेक्टर्स को, कुछ लोगों ने एक दूसरा तरीका बताया, तीसरा मुझे एक तरीका पता चला कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इसकी पढ़ाई होती है, और मेरा थोड़ा पढ़ाई से है लगाव है। अगर आज भी कुछ नई तैयारी करनी होती है तो पहले हम उसकी पढ़ाई करते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ होगा, ये क्यों शुरू हुआ होगा, और फिर आगे मामला बढ़ता है। So that's how I got into FTI, और आपको ये भी सुन के अच्छा लगेगा कि FTI में भी I was the topper, and अपने बैच का स्कॉलरशिप मुझे ही मिला, विधु विनोद चोपड़ा स्कॉलरशिप, जो कि विधु विनोद चोपड़ा साहब ही देते हैं क्योंकि वो भी FTI के डायरेक्शन पास आउट है। तो मेरे लिए तो हर जगह पे सिर्फ ब्लेसिंग। तो कितने वर्ष का अध्ययन रहा वहाँ पे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? मैं गई तो थी कुछ 1 साल की पढ़ाई के लिए टेलीविजन डायरेक्शन करने, पर क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट्स थोड़े से वहाँ के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो थोड़े बगावती होते हैं, तो हमने किसी बात पे बगावत कर दी थी और वो हमारा एक्सटेंड हो गया, तो 1.5 साल में पूरा हुआ। जी, अच्छा ही है, थोड़ा और भी पढ़ने का मौका मिला वहाँ पे। हाँ, मुझे बाद में समझ आया कि अरे ये तो 3 साल भी चल सकता है। ये अच्छा है। तो फिर अभिनय के दृष्टिकोण से भी देखें तो आपने बहुत सारे सीरियल्स में भी काम किया। सोनी के साथ आपने महाबली हनुमान में काम किया, आपने थोड़े से अनजाने किया दूरदर्शन के साथ। तो ये सब अनुभव कैसा रहा वहां से निकलने के बाद? क्या आपने ये सब काम किया या पहले ही काम किया? FTI से निकलने के बाद लोगों के दिमाग में ये रजिस्टर नहीं हुआ था कि मैंने डायरेक्शन की पढ़ाई की है। सबको ये लगा कि ये FTI गई है तो एक्टिंग ही पढ़कर आई होगी, और मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको काम जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत
भागती हुई जिंदगी है वहाँ पे। सो व्हेन आई केम बैक तो मैंने कुछ म्यूजिक वीडियोस बनाए अपने खुद के, हमारे इंडियन आइडल के जितने हमारे दोस्त थे उन लोगों को मिलके भी एक बनाया, 1-2 म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट किए, शॉर्ट फिल्म्स बनाई। पर जब मुझे काम मिलने की बारी आती थी तो लोग मुझे एक्टिंग के लिए बुलाते थे। तो पहले तो 2-3 बार मैंने मना किया, फिर मुझे लगा कि कब तक, हाउ टिल व्हेन विल आई वेट, क्योंकि डायरेक्शन में एक नए लेवल पे स्ट्रगल होगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने डायरेक्शन की पढ़ाई को भी यहाँ अप्लाई करूँ तो मेरे लिए तो बहुत फायदा है। सो अब क्या होने लगा कि सेट पे एक्टर्स जो थे वो मुझसे पूछते थे कि अच्छा ये सीन है इतना लंबा है तो ये कितनी देर में हो जाएगा, इसमें कौन-कौन से शॉट्स लगेंगे। तो मैंने अपने दिमाग को वहाँ अप्लाई करना शुरू किया कि अच्छा ठीक है रुको, तुमको छुट्टी चाहिए, 5 बजे छुट्टी चाहिए, रुको हाँ 3 बज रहा है, 5 बजे तक तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। तो आई थिंक वो बहुत हेल्प किया। टेक्निकल अब मेरे लिए और आसान हो गया था क्योंकि पढ़ाई करने के बाद व्हेन यू गेट हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल, तो हाँ एक्टिंग में मुझे और डेप्थ समझ आया, क्योंकि अब मैं अपने एक्टर्स से जब एक्सप्लेन करती थी उनको कैरेक्टर, तो एज एन एक्टर मैं भी डायरेक्टर से सवाल पूछने लगी कि अच्छा इस कैरेक्टर में ऐसा क्यों होगा, ऐसे क्यों रोएंगे, ऐसे क्यों बात करेंगे। पहले क्या था, सवाल मेरे सतही थे, इसीलिए मुझे बात भी सतह पे समझ आती थी। पर पढ़ाई करने के बाद चाहे आप इस फील्ड में किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करें, ये सब आके एक ही जगह मिलता है बेसिकली। निश्चित तौर पे। तो बहुत 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 उम्दा तरीके से आपने हमारे इस पहले सेगमेंट के सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, मुझे तो लग रहा है कि शो का टाइम भी थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो आपकी इजाजत हो तो हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ें, जिसका नाम है पहली पहली बार। यस प्लीज। तो हम सभी के जीवन में आज जो कुछ भी घटित हो रहा है या हो चुका है वो पहली बार कभी ना कभी घटित हुआ होता है। तो हम जानना चाहेंगे दीपाली जी के जीवन में बहुत सारी इस तरह की रोचक घटनाएं होंगी जो पहली बार जब घटित हुआ अनुभव कैसा रहा। मुंबई में जैसा कि आपने बताया इंडियन आइडल के माध्यम से वहां जाना हुआ, लेकिन एक सफर जब समाप्त हुआ होगा इंडियन आइडल का, उसके बाद का भी एक दौर रहा होगा। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि वहां मुंबई में संघर्ष करने के दौरान कभी ऐसा हुआ हो कि असफलता हाथ लगी हो, या कभी ऐसा हुआ हो जब रोना आया हो? एक्चुअली ये तो बहुत बार हुआ है विजय, पहली बार, और जितनी बार होता है उतनी बार पहली बार लगता है, उतना ही दुख होता है। और ये अभी तक चलता रहा है, क्योंकि कलाकार की जिंदगी में तो यू नो एवरी डे इज अ न्यू एक्सपीरियंस। पर हाँ पहली बार आई रिमेम्बर जस्ट हम लोग जस्ट मुंबई पहुंचे थे और इंडियन आइडल से रिजेक्ट होने के बाद, और मुझे एक किसी शो के लिए जाना था, और मेरा पहला मुझे ऐसा बताया गया था कि पहली बार आपको विदेश जाना है, एंड दैट वाज हांगकांग का शो था वो। और मैं एकदम एक्साइटेड होके घर आई और मैंने पैकिंग शुरू किया कि हो सकता है कल सुबह हम लोग को हांगकांग निकलना पड़े, और वो नहीं हुआ था। तो मैं बहुत रोई थी, मुझे मेरे पास इतना अच्छा मौका था विदेश जाने का, तब नया नया एकदम बच्चे होते हैं और आप अपने स्टेट से बाहर निकले पहली बार, एंड यू आर टेकन टू अ डिफरेंट कंट्री। ऑल्दो वो सपना मेरा पूरा हुआ, पर वहां से 6 महीने बाद, पर वो उस दिन बहुत मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग। जी जी जी। तो इंडियन आइडल से निकलने के बाद वापस आप यहाँ आ गई थी, वापस घर आ गई थी, फिर मुंबई जाना हुआ? हाँ, मैं मुंबई पटना आई थी 1 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद क्योंकि इतना काम आने लगा, क्योंकि हम लोगों को शोज के लिए ट्रैवल करना पड़ता था, और तब पटना की फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी नहीं थी, तो ऐसे दिन में 2 या 3 फ्लाइट्स होती थी, और मुंबई के लिए एक ही फ्लाइट होती थी। तो फिर वो काम की वजह से मुझे शिफ्ट होना पड़ा, बिकॉज पटना अगर यही बात मैं दिल्ली की होती तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, मुझे अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता। जी जी, दैट इज द रीजन। सबसे पहली बार, वैसे तो सभी को अपने बच्चे बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन सबसे पहली बार माता पिताजी को ऐसा आपको कब लगा कि वो मतलब आपके काम पे बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं? सबसे पहली बार सबसे ज्यादा गर्व उन्हें कब हुआ? सबसे पहली बार जब उन्होंने एक्सप्रेस किया हो आपसे। हाँ, एक बार मुझे याद है कि मेरे कान का ऑपरेशन हुआ था, और ऑपरेशन के ठीक 2 दिन पहले 2 दिन बाद एक म्यूजिक कॉन्टेस्ट होने वाला था पटना में, और क्योंकि मेरा ऑपरेशन था तो मैं नहीं गा सकती थी उसमें। तो जब मुझे बताया जाता है कि जब मुझे होश आने लगा
तो मैं नशे में चिल्ला रही थी, गाना गाना है मुझे, गाना गाना है मुझे, गाना गाना है। फिर ने बोला कि अरे भाई तो गाओ ना, तुमको रोक कौन रहा है, गाओ चुपचाप तुम आराम से। उसके बाद जब सब कुछ थोड़ा ठीक हुआ, पर ये मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, तो हम बहुत रोने लगे कि हमको इतने अच्छे में गाने, कंपटीशन में हम जाते, माँ हम जीत के आते, तुम लोग को कैसा लग रहा होगा कि हम गाना भी नहीं गाने गए। देन इज व्हेन दे एक्सप्रेस्ड कि बेटा तुम अभी तक जितना कंपटीशन में गई हो सब जगह जीत कर आई हो, हम लोग को बहुत खुशी होती है। वो पहली बार था जब पापा मम्मी और माँ तो बोलती थी, पापा कम बोलते थे मेरे, तो तब आई सॉ माय फादर क्राइंग। पहली बार उनके आंख में आंसू था क्योंकि मुझे दर्द था, और तब उन्होंने मुझे बताया कि वो कितना खुश होते हैं, जो भी छोटा अचीवमेंट है मेरा उसी से, वही उनके लिए बहुत बड़ा था। So, वो एक मेमोरेबल मोमेंट है। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? 14-15 साल। 14-15 साल। अब सबसे पहली बार दीपाली जी को कब ये लगा कि मतलब अब सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है, मतलब अब सेलिब्रिटी बन गए? सबसे पहली बार जब हम मुंबई में व्हेन आई गॉट रिजेक्टेड एंड आई केम बैक, तो एयरपोर्ट पे जब हम उतरे तो एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ थी क्योंकि हमको समझ ही नहीं आया, हमको लगा कि कोई आया होगा बड़ा आदमी जिसको देखने के लिए लोग आए हो। बट केम आउट ऑफ द फ्लाइट और रनवे से ही लोग खड़े थे, और आपको खिड़की से दिख जाता है ना कि नीचे अच्छा भीड़ है। जब फ्लाइट पार्क होती है तो लगता है कि अच्छा काफी भीड़ जमा हो गई है, कोई होगा खास आदमी, क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस में थे तो बहुत सारे खास लोगों का आना जाना होता था जिसको हम जानते थे, हम अवेयर होते थे कि अच्छा आज सीएम जा रहे हैं, अच्छा आज हमारे आईजी जा रहे हैं, आज हमारे डीजी जा रहे हैं। तो जब मेरे लिए इतनी भीड़ आई थी तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था। बट जैसे ही हम नीचे उतरे, हम पतले दुबले थे तो आई कुडंट वॉक, इतनी भीड़ थी कि हम गिरने लगे लोगों के ठोकर से। Then is when I realized, और मेरे माँ बाप मेरे सामने खड़े, पर उन तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे क्योंकि लोग अद्भुत कि अच्छा ये मतलब इतने लोग हमको जानने लगे, जहाँ पहले मोहल्ले में एक आदमी नहीं जानता था, अब इतने लोग जानते। क्या बात है! ये तो मतलब खैर इसको शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता है कि आपके होम टाउन से जो प्रेम मिलता है सफलता के बाद, वो पूरी दुनिया में कहीं कुछ भी मिल जाए, लेकिन वो होम टाउन वाली तो सत्य है। तो एक बड़ा नाजुक सा प्रश्न, सबसे पहली बार दीपाली जी को प्रेम कब हुआ? एक्चुअली पता है, ये नाजुक प्रश्न है, दीपाली जी को बहुत ही प्रेम, हर चीज से ही प्रेम हो जाता है, सिर्फ लड़के की बात नहीं है। अब तो खैर मुझे फाइनली मेरा क्या बोलते हैं सबसे प्यारा प्रेमी मिल गया है, आई फाइनली मैरिड। बट मुझे सबसे पहले प्रेम हुआ था, मैं बहुत छोटी थी। अब इसको प्रेम तो कहेंगे नहीं है, हाँ इसको हम लोग क्रश कह सकते हैं। तो एक मेरे चाचा के एक फ्रेंड थे जो आते थे, जो गाना गाते थे, और मैं बहुत छोटी थी। I mean, इस उम्र में क्रश होना भी गलत है, इतनी छोटी थी। पर मैं उनको जब गाते देखती थी तो मुझे लगता था बस यही है, यही अमिताभ बच्चन, यही शाहरुख खान, यही है इंसान। तो अब मुझे अपनी एज तो याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर दैट वाज अराउंड सूरज हुआ मध्यम गाना आया था। जी। और वो गाना हम लोग कैसेट खरीद के सुनते थे कि जरा कुछ सीख ले, और वो जो भैया थे, भैया ही होंगे अभी तो बेचारे, उनके सामने तो मैं बच्ची होंगी, वो ये गाना गाते थे और मुझे लगता था कि बस अब हवाएं चल। सबसे पहली बार अभिनय कब किया आपने, मतलब किसी मंच पे या कैमरे के सामने सबसे पहले? हाँ, सबसे पहली बार मैंने 9th स्टैंडर्ड में जब मैं थी, तब पड़ोसन फिल्म का एक गाना है, एक चतुर नार करके से तो उस गाने को हमने री-एक्ट किया था, इनैक्ट किया था, जिसमें मैंने महमूद का कैरेक्टर प्ले किया था। और तब मुझे समझ आया कि आई एम अ वेरी गुड एक्टर, नॉट अ गुड एक्टर, आई एम अ वेरी गुड एक्टर। तब मुझे समझ आया, क्योंकि क्या होता है कि वो बहुत ही ट्रिकी होता है, जब आप किसी चीज की नकल कर रहे होते हैं तो बहुत डर लगता है कि आप सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, ओवर नहीं कर दें। पर रेस्पॉन्स से समझ आया मुझे कि हाँ एक्टिंग मुझे आती है, ऑल्दो कॉन्फिडेंस बहुत लेट से आया करने का, पर 9th स्टैंडर्ड ओनली आई गॉट टू नो कि हाँ एक्टिंग मेरी बहुत अच्छी है। जी। सबसे पहली बार कितने रुपए का भुगतान हुआ आपको?
ये तो बहुत ही, कैसे बताऊं। नहीं, ये देखिए, यही तो खूबसूरती होती है कि आप जिस मुकाम पे आप खड़ी हैं, दुनिया आपको जान रही है, लेकिन वो शुरुआत, वो बुनियाद कहाँ से पड़ी, भुगतान के दृष्टिकोण से अगर देखें, अपना पारिश्रमिक, पहला पारिश्रमिक। मेरा पहला पारिश्रमिक बहुत बड़ा था विजय, मेरे लिए, मेरे सपने से भी बड़ा था वो। क्योंकि जब इंडियन आइडल हुआ तो उसके बाद स्टेज शोज होते हैं, हम गाना गाते हैं, और उस स्टेज शोज के हमें पैसे मिलते हैं, हमें मेहनताना मिलता है जिसे कहा जाए। पर मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। मुझे ये पता था कि हाँ पापा, हम लोगों को जाना है काठमांडू, वहाँ पे शो है। तो पापा पूछे शो में क्या होता है, तो ऐसे कुछ नहीं, ऐसे ही बस आधे घंटे खड़े होके गाना गाओ जितना मन है। तो हम खूब सारा गाना गाते। कुछ एक हफ्ते बाद मुझे कॉल आया ऑफिस से कि आपका पेमेंट आ गया। तो मुझे पता भी नहीं था कि किस चीज का पेमेंट है। मैंने बोला किस बात का पेमेंट? तो उन्होंने कहा आपने जो शो किया था उसका। मैंने बोला इसके पैसे भी मिलते हैं? तो उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक लड़की है जो 18 साल की, ऐसे पता नहीं है कि शोज होते हैं। पर नहीं पता था, हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, तो मुझे नहीं पता था। Then I went to the office, और जब मैंने अपना पे चेक देखा तो मुझे लगा मुझे लूट लेगा कोई रास्ते में। मैंने अपने पापा I don't want to brag about it, but बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे लिए। तो मतलब जहाँ हमारे लिए अगर मुझे उस वक्त कोई 25,000 भी दे देता तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता, क्योंकि आपने कमाना नहीं शुरू किया, आपने आप माँ बाप के साथ रहते हैं। वो अमाउंट मेरे लिए ऐसा था कि मेरे हाथ में तो बैंक पूरा का पूरा खड़ा है, मुझे तो कोई भी लूट सकता है यहाँ से। तो मैंने पापा को फोन किया, पापा ऐसा ऐसा मेरे पास चेक है। पापा बोले इतना बड़ा अमाउंट। तो आप समझ लीजिए कि वो मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी कि शून्य इनकम के नाम पे तो शून्य थी मेरी जिंदगी, निश्चित तौर पे। I was still studying, स्टूडेंट कहाँ से कमाएगा? तो मेरे वो 2007 की ही बात है जब ये हुआ। इंडियन आइडल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि पैसे मेरी जिंदगी में कभी बड़ा इशू नहीं रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। इस सेगमेंट में भी इतने खूबसूरत तरीके से आपने जवाब दिया। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, एक रिक्तता आई हुई है आपके, हम लोग कोई मधुर सा गीत आपके सुन पाते आपका तो आनंद आ जाता। तो कुछ भी दो पंक्तियां कुछ भी आप गुनगुना सके तो हम अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़े। ओके, तो आपकी कोई खास फरमाइश? नहीं, हम ये इंटरव्यू आपका है, आप जो चाहेंगे वही उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा ये। ओके, तो क्योंकि इंडियन आइडल की बात चल रही है तो मैं वही गाना गाऊंगी जब इंडियन आइडल में जो गा के मेरा सिलेक्शन हुआ था। जी बिल्कुल, स्वागत है। सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के नीचे, सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के नीचे, फुर्सत किसको इतनी देखे जो मुड़ के पीछे, तुम चलो हम चले तुम चलो सावन की हवा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। थैंक यू। क्या बात है, बहुत उम्दा। ये जो कहते हैं ना कानों में मिश्री घोल देना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। इतना मधुर, मतलब कुछ चीजें होती हैं लगता है बस चलती रहें तो आनंद आता रहेगा। तो आपको मतलब कुछ ही सेकंड्स में ऐसा लगा कि हम लोग खोए हुए हैं एक अलग दुनिया में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें सिलेक्शन तो बनता ही था। बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है संदेशे आते हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें जब पता चला हमारे जितने भी अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, पेज है, यूट्यूब है, तमाम जगहों पे जब ये मैसेज पास हुआ कि भाई दीपाली जी आने वाली हैं, तो उन्होंने बहुत सारे मैसेज आपके लिए भेजे हैं, बहुत सारे सवाल भेजे हैं। तो सबको ला पाना तो संभव नहीं था, गिने चुने 3 सवाल चुरा के लाया हूँ वहां से आपके लिए।
और उम्मीद करता हूँ जिस बेबाकी के साथ आपने अभी तक जवाब दिया है उसी बेबाकी से इतनी खूबसूरत तरीके से आप इसका भी जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने आपके लिए एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न भेजा है, हालांकि वो मेरा भी प्रश्न है। वो आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे। उन्होंने लिखा है कि दीपाली जी पार्किंग में बहुत अच्छा गाना गाती है। तो ये कार पार्किंग वाली एरिया से जो इनका इतना प्यारा सा प्रेम है, क्या वहाँ आवाज अच्छी आती है या वहाँ गाना गाने का मन करता है, क्या है? वहाँ एक्चुअली हुआ ये कि मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। जी जी। तो गाड़ी में गाना फुल वॉल्यूम करके हम लोग तो घूमते ही रहते। तो जब हम लोग कभी मॉल में जाते थे, अंडरग्राउंड पार्किंग होती है मॉल में, जी, तो वहां जब मैं गाड़ी पार्क करती थी और हर वक्त गाना गाते रहने पर तो आवाज वहां गूंजती थी। जी। पर अब इतनी शर्म आती थी कि मॉल में थोड़े खड़े होके कहीं गाना गा पाएंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली जब वहां पे हमारा घर हुआ और हमारी पार्किंग ऐसी जगह हुई जहाँ पे थोड़ा एको था, तो मेरी बहन हमेशा मुझे सुनती रहती थी गाना गाते हुए। तो एक दिन व्हेन आई गॉट रेडी, आई वाज जस्ट कमिंग, तो उसने बोला गाना गा के सुनाओ, जल्दी 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 जल्दी, और उसने कैमरा ऑन कर दिया था। तो देन इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये तो मेरा बचपन का सपना था कि पार्किंग लॉट में गाना गाए जहाँ पे कोई अकॉस्टिक, कोई साउंड के अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, बस गाओ आप। अगर आप सही गा रहे हो तो मजा आ जाएगा। सो आई डिड वो 3, 4, 5 गाने मैंने पार्किंग लॉट में इसलिए किए। और मैं सच बता रही हूँ, मैं अभी भी वहां जाऊंगी तो मैं फिर करूंगी और फिर जल्दी अपलोड। लेकिन ये बड़ा मजेदार है, मैं खुद भी फॉलो करता हूँ आपको। और ये जो वहां जो एक बिल्कुल बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के और किसी चीज के वो जो इतनी प्यारी सी आवाज आती है, आनंद आ जाता है। और जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उनको भी हमारी तरफ से धन्यवाद दीजिएगा। बहुत इतने अच्छे वीडियोस आपके वहां से लेके आ रहे, तो बहुत ही रोचक है ये। और बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। प्रश्न ये है कि बीते दशकों में या बीते वर्षों कह लें, दशक तो बहुत ज्यादा हो गया, भोजपुरी की जो स्थिति बनी हुई है कि हम परिवार के साथ बैठ करके, मतलब नदिया के पार की बात करें तो एक ऐसा दौर, रिक्तता आई है जब आप परिवार के साथ बैठ करके भोजपुरी सिनेमा के मनोरंजन के दृष्टिकोण से आप नहीं देख सकते। तो आप बीते दिनों या बीते वर्षों में आपने भोजपुरी पे काफी कुछ काम किया है, उस पर भी अलग से बात करेंगे, लेकिन आप इसके भविष्य को कैसे देख रही हैं? क्योंकि बीते दिनों में कुछ प्रयोग हुए हैं जो काफी सफल रहे, जैसे अभी डॉक्टर सागर साहब ने एक गाना लिखा और उसको बहुत उम्दा गाया भी मनोज वाजपेयी जी ने, बंबई में काबा। तो आप मतलब क्या कैसे देख रही है इसका भविष्य? क्या फिर से जन सामान्य की भाषा या परिवार में साथ में बैठ करके मनोरंजन के रूप में भोजपुरी अपना स्थान प्राप्त कर सकेगा? बिल्कुल करेगा, और बस बात ये है कि बहुत जल्दी नहीं करेगा। जी। जबकि आज का जमाना ये है जहाँ पर हम 1 सेकंड में कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। मतलब लाइक अभी जैसे हम वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी भोजपुरी को अपना स्थान बनाने में टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि हमारे जनरेशन, मेरा जनरेशन जो है, जो 90s के बच्चे हैं, वो अपने भाषा से दूर हो गए। तो बहुत गिने चुने ऐसे लोग बचे हैं जो अपनी भाषा पे काम करना चाहते हैं, जो उसको रिवाइव करना चाहते हैं या फिर उस भाषा में बात ही करना चाहते हैं, काम तो दूर की बात है। तो आई जस्ट होप कि मेरे जैसे जितने भी कलाकार हैं जो इसके लिए पॉजिटिवली काम करना चाहते हैं, वो और ऐसा काम करें ताकि हमारे जनरेशन के लोगों को हिम्मत मिले सबके सामने ये बात कहने की, अपनी बात सुनाने की। और मैं सच बता रही हूँ, डॉक्टर सागर का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, ये ऐतिहासिक हो गया, ये पन्नों में दर्ज हो जाएगा, जहाँ पर उन्होंने एक ऐसा गीत लिखा जहाँ पर सभी लोग इतना कनेक्ट करते हैं। और ये सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं रही, ये जो इमोशंस हैं, ये हर भाषा में सही है। आप किसी को भी देखिए जिनको भी पलायन करना पड़ रहा है, ये उनके लिए एक दिल को छू देने वाली कहानी है। तो भोजपुरी में अब जो प्रयास हो रहा है, अनुभव सिन्हा जी की वजह से और डॉक्टर सागर जी जैसे लोगों की वजह से, ये लोग जो है ना, इन लोगों ने ले लिया है मशाल हाथ में। और हम जैसे लोग अब इनके पीछे और इनके साथ हर कदम पे हैं कि इसको किसी तरह से सही किया जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बुढ़ापे के पहले ये सच हो, जहाँ पे हम सब बैठ के एक साथ भोजपुरी फिल्म देखे खुशी खुशी। और जैसे मराठी फिल्म सैराट हम सब मिलके बैठ के देखते थे, जैसे पंजाबी फिल्में हम देख सकते हैं, 1984 मैंने एक फिल्म देखी थी, वैसे भोजपुरी का टाइम ऑनेस्टली बहुत टाइम लगेगा, पर आएगा जरूर। बस लगे रहना पड़ेगा, आएगा जरूर।
जी जी जी, धन्यवाद। और अनुभव सिन्हा सर ने जो प्रयास किया बीते दिनों में बम्बई में काबा के माध्यम से, अपना उनका टी सीरीज, बनारस मीडिया नेटवर्क जो उनका खुद का नेटवर्क है, डॉक्टर सागर, अनुभव सिन्हा साहब सबने मिलकर के किया। आपने उसका एक फीमेल वर्जन आप लेकर के आए बम्बई में काबा का। और बड़ी रोचक बात ये रही कि उसको ओरिजिनली जितने लोगों ने सुना है, तकरीबन उसी की संख्या के आसपास या उससे थोड़ा सा ज्यादा लोगों ने आपको सुना। तो ये बड़ी अच्छी बात रही कि मतलब फीमेल वर्जन भी हमें सुनने को मिला। तो ये जो एक सफलता रही, ये दर्शक का ही प्रश्न है, मैं भाषा अपनी दे रहा हूँ, सिर्फ शब्द अपने दे रहा हूँ, कि ये जो एक सफलता मिली, एक फीमेल वर्जन जो इसका आया, तो कितना ज्यादा आपको ये प्रसन्नता हुई कि एक ऐसी भाषा जिसके एक मैं कहूंगा कि ध्वजवाहक के रूप में आप भी आगे बढ़ रही हैं। मुझे खुशी हो रही है कि मुंबई जैसी जगह से इस समय आप ताल्लुक रख रही हैं और फिर भी आप भोजपुरी को आगे ले करके, तो ये जो इतनी ज्यादा व्यूअरशिप आपको मिली, वो एक कैसा अनुभव रहा बम्बई में काबा का? मेरे लिए विजिट बिल्कुल सररियल था। ऐसे हम लोग ऐसे बातें करते हैं कि अरे उसका वीडियो तो देखो वायरल हो गया, ऐसी बातें करते हैं हम। जी जी, और ठीक है कि टीवी पे आने के बाद सब कुछ वायरल है, पर आप अपने प्लेटफॉर्म पर, जैसे आपका ये यूट्यूब चैनल है, अगर इसका वीडियो लोग बहुत देखते हैं तो आपको कैसी प्रसन्नता होगी। मेरे लिए तो ये अनबिलीवेबल था, क्योंकि आधे घंटे में तख्ता पलट हो चुका था। और मैंने इसको फीमेल वर्जन के तौर पे बिल्कुल नहीं किया था, मैंने बिल्कुल इसको एक ट्रिब्यूट की तरह किया था कि जो इसके असली मेकर्स हैं, मैं उनको बहुत प्रणाम करना चाहती थी अपने काम के जरिए, कि थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील सो प्राउड ऑफ माय लैंग्वेज। और तो बस घर के छत पे चढ़ के मैंने शूट कर लिया, और अचानक से ऐसा रेस्पॉन्स, जहाँ पर सोनू निगम जी का सबसे पहले शेयर आया और सबसे पहला कॉल आया उनका, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओके, ये कुछ लगता है गलती से अच्छा काम हो गया। मुझे बहुत मजा आया। एंड मैं ऐसा सोच रही थी कि भगवान सारे आर्टिस्ट की जिंदगी में एक बार, मिनिमम एक बार ऐसा मौका जरूर लाए जहां पर लोग बातें करने लगे उनके बारे में, एक बार बनता है। सो आई थिंक 12 साल के अथक प्रयास के बाद कि भोजपुरी बुरा नहीं है, भोजपुरी बुरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, आई थिंक 12 साल बाद मुझे पहली बार थोड़ी सफलता मिली इस रूप में, वो भी किसी दूसरे का गाना गा के, जहाँ पर कई लोग ये समझते हैं कि ये मेरा ओरिजिनल गाना है। तो मैंने कई लोगों को हाथ जोड़ के बोला है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि आपको ऐसा लगता है, मतलब मैंने इतना अपना बनाया होगा उस गाने को, पर ये मेरा नहीं है, ये एक कवर वर्जन है जिसे मैंने एक ट्रिब्यूट के तौर पर किया। सो आई एम रियली ब्लेस्ड एंड थैंकफुल कि मेरी किस्मत में भी ये दिन था। जी जी, मैंने डॉक्टर सागर साहब से भी इस विषय पे बात हो रही थी, वो बहुत ही उत्साहित, बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि हम लोग जो कल्पना कर रहे थे उसको उस रूप में सफलता मिली, और दीपाली जी का भी जो प्रयास है बहुत प्रशंसनीय है। ये मायने नहीं रखता कि ये गाना स्पेशली आपके लिए लिखा गया था कि नहीं, आपने आपकी जो इंटेंशन पीछे थी कि भोजपुरी को आगे, तो इतने सारे लोगों तक पहुंचा है वो आपकी फेसबुक पेज से। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी ट्विटर पे जब ट्वीट किया तो मुझे लगा आप सही जगह पहुंच गया। तो दीपाली जी, हम आगे बढ़े उसके पहले हम गुजारिश करेंगे, अगर बम्बई में काबा के कुछ पंक्तियां आप हमारे लिए गुनगुना सके हमारे शो के लिए। तो वो 4.5 मिनट मैंने कैसे याद किए थे ये। अरे ये भी बड़ी रोचक बात है, डॉक्टर सागर साहब ने तो उसको लिखा भी था, कमाल की बात है, पूरा याद कर लिया एक बार में तो मनोज वाजपेयी जी भी नहीं गा पाए थे इसको, आपने तो वो इन शॉर्ट रिकॉर्ड किया है। मुझे सोनू निगम जी ने फोन पे पूछा कैसे इतना याद किया, तुमने याद कैसे किया? तो मैंने बोला सर, मुझे एक्चुअली पैसे ही मेरे मेमोरी के मिलते हैं, काम के भी मिलते हैं। So I think I have a very good memory. मेरी याददाश्त सच में बहुत अच्छी है, भगवान बुढ़ापे तक कैसी है। तो फिर तो आप इसमें भी बहुत ब्लेस्ड हैं, इसमें बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि बड़ा संघर्ष होता है मेमोरी के लिए। Exactly, और वो भी इतना बड़ा गाना याद कर लेना। और मुझे याद है कि मैं टहल के याद कर रही थी, तो मेरी जो सासू माँ है, मदर इन लॉ, वो देख के मुझे बोलती है, बाप रे, हम भी ऐसे ही अपना हिस्ट्री का पढ़ाई याद करते थे, वैसे ही गाना याद करते।
उन्हें भी नहीं पता होगा जिस इतिहास की बात कर रही है आप भी एक इतिहास ही लिखने जा रही है और ये गाना इतिहास हो ही गया। एक्चुअली सही बात है। तो आई ट्राई, मुझे जितना याद होगा। प्लीज वो तो मतलब इस समय एंथम बन गया है और आप अगर थोड़ा सा गुनगुना सकेंगे तो आनंद आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। 2 बिगहा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, जिंदगी अजुराइल बाटे नून तेल शैम्पू में, मनवा हरिहर लागे भैया हाथ लगौते माटी में, जियरा अजुओ अटकल बाटे घर में चोखा बाटी में, जिंदगी हम त जियल चाही खेत बगीचा बारी में, छोड़ छाड़ सब आइल बानी इहवा हम लाचारी में, काबा बम्बई में काबा, अरे बनके हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खाटा तानी, ढिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घाटा तानी, केकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के, के चाहे लाए तरे अपने के न भसावे के, गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कन्फ्यूजियाइल बानी, 2 जून के रोटी खातिर बम्बई में हम आइल बानी, काबा बम्बई में काबा। क्या बात है, बहुत 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 ही उम्दा। और ये वाकई एक एंथम सा बन गया, मतलब जिस तरीके से लोगों ने इसको दिल से सुना और आपको बस कनेक्ट कर पाया। जब आप ही का काम आप ही को फॉरवर्ड होने लगे तो मतलब समझिए कि आप वायरल हो चुके हैं। ये क्रांति आपने वहीं पटना में रहते हुए की है? कहाँ पे की? ये मैंने किया मुजफ्फरपुर, मेरे ससुराल में। अच्छा, और रिकॉर्ड किया है ऐश्वर्या जी ने इसको? जी, मेरे पति जो है काफी मल्टी टैलेंटेड सॉर्ट ऑफ पति है। एक तो इतना अच्छा गाते हैं और उतने ही पेशेंस से, क्योंकि मैं एफटीआई से हूँ, वो बेचारे तो नहीं है। मैं एक शॉट को 100 बार ले सकती हूँ, लेकिन उनके अंदर भी वही पेशेंस है। ये मुझे उस दिन पता चला, क्योंकि क्या होता है जब आप शूट कर रहे हैं तो कई बार ऐसा हो रहा था कि मैं आखिरी वर्स तक पहुंच के फंबल हो जा रहा था, मेरा आखिरी पैराग्राफ तक पहुंच के फंबल, और ऐसा लगभग 4 से 5 बार हुआ। तो मुझे लगा कि यार ये आदमी कहीं पेशेंस न लूज करे, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत इरिटेटिंग होता है। जैसे क्या हम लोग जब शूट करते थे तो मेरे माँ बाप शुरू बड़े एक्साइटेड थे कि हम लोग को भी शूट पे लेके चलो, हम लोग को भी देखना है शूटिंग कैसा होता है। अब वो आए बैठे, उनको लगा जैसे टीवी पर दिखता है एडिट होकर के ये सीन वो क्लोजअप वैसे दिखेगा। एक ही चीज को जब हमने 10 बार किया तो पापा बोलते हैं अब हम लोग घर चलते हैं, तो अपना तो शूटिंग टीवी पे देखना बड़ा मजेदार है, सामने से तो बहुत बोरिंग है, बहुत टीडियस जॉब है। So thankfully Aishwarya has all the right qualities to become a good director and a DOP and a film producer. तो देखते हैं। बहुत जल्दी हम लोग ऐश्वर्या जी को परेशान करेंगे अपने शो में। लेकिन ये बिना किसी कट के हुआ है, मैं देख रहा था, कोई कट तो इसमें लगा नहीं है, वन टेक है। ये एक्चुअली ये मेरा टारगेट था, आई डिसाइडेड टू गो दैट वे, क्योंकि हमको पता था कि मेरी मेमोरी अच्छी है। सो इफ आई वर्क ऑन इट, ये शायद संभव है। ऑल्दो इसको करते वक्त 1 सेकंड के लिए मेरा मन डोल गया था। आई सेड ऐश्वर्या नहीं होगा हमसे, हमको नहीं लग रहा है, हम लास्ट में आके गड़बड़ हो जा रहा है। देन ऐश्वर्या केम अप एंड ही सेड अरे होगा कैसे नहीं, तुम फिर से ट्राई करो, होगा। सो ये टारगेट जो था मेरा पूरा हुआ, और वो अकेले के दम पे नहीं हो सकता था। जी। इतिहास ऐसे ही लिखे जाते हैं, बाद में कहानियां बन जाती हैं, और निश्चित तौर पे बड़ा ही रोचक रहा, और आप दोनों ने मिलकर क्रांति लिखती है। और ये मुझे नहीं लगता है कि वापस से इसको किसी को भी रिपीट कर पाना इतना आसान होगा, और वन गो में इतना बड़ा इतिहास। आई थिंक ये लिखावट ऐसी थी, क्योंकि पता है आप इसको डिलीवर तो मनोज वाजपेयी जी से अच्छा डिलीवरी मेरी नहीं हो सकती। जी। जैसे उस गाने को लिखा गया है, हर इंसान जो इंसान भोजपुरी नहीं भी समझता है, जब उसे इसका मतलब समझ आया तो वो भी जुड़ गया। तो आई थिंक मैंने अपने वीडियो में भी सबसे पहले डॉक्टर सागर को धन्यवाद किया था, और हर बार मैं करूंगी, क्योंकि मैंने उनके साथ एक गाना किया है, छठ का गाना, उन्हीं का लिखा हुआ, मेरा और ऐश्वर्या का पहला भोजपुरी गाना उनकी जिंदगी का। और वो गाना भी पिछले साल ऐसे ही वायरल हुआ था छठ के टाइम पे बिहार में। तो आई थिंक डॉक्टर सागर के साथ मुझे टच में रहना चाहिए, हम लोग वायरल करते रहेंगे डॉक्टर सागर साहब का एक और भी गाना आया है भाई, उनको अगर वो हमारा शो देख रहे हो उनको बहुत बहुत बधाई। दूसरे गाने के लिए बहुत ही बढ़िया गाना है, मुझे दिल में डिलीट वाला ऑप्शन कहा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और बड़े क्यूट तरीके से उसको फिल्माया भी गया है, बहुत प्यारा लग रहा है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। हमारा ये सेगमेंट भी यहाँ समाप्त होता है जिसका नाम है संदेशे आते हैं। बहुत सारे प्रश्न थे और उनको आपने बहुत ही उम्दा तरीके से उसका जवाब दिया। आपकी इजाजत हो तो अपने आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़े जिसका नाम है चलते चलते। यस प्लीज। हमने आपसे 30 मिनट का समय मांगा था और हम लोग ऑलरेडी आपसे तकरीबन 50 मिनट ले चुके हैं। तो मैं ज्यादा बातें करती हूँ या आप ज्यादा सुनना चाहते हैं? नहीं, हम ही ज्यादा सुनना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि आप ऐसी खूब सारी बातें करते रहें और आपके जो चाहने वाले लोग हैं, आपके काम को चाहने वाले लोग हैं, उन तक आपकी बात पहुंचे और आप एक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग नहीं जानते होंगे और वो इस शो के माध्यम से पहुंचेगी। हमें खुशी होगी कि आपने एक अच्छा टारगेट सेट किया था कि कुछ ऐसी बातें हो जो आज तक मैंने कहीं नहीं कही है। मुझे लगता है यहाँ सारी बातें ऑलमोस्ट वैसी ही हुई। तो उद्देश्य वही था और अगर हम उसकी पूर्ति कर पाएंगे और हम आपके और दर्शकों के बीच में एक सेतु का काम कर सके तो हमें खुशी होगी कि हमारा पर्पस सॉल्व हुआ। तो चलते चलते सेगमेंट में हम गुजारिश करते हैं अपने गेस्ट से कि वो जिस भी विधा से ताल्लुक रखते हैं कुछ उस विधा से हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर सकें। तो चूंकि आप वैसे तो आपकी इतनी सारी विधाएं हैं तो बाकी किसी विधा में तो आपको नहीं परेशान भी करके दिखा सकती हूँ। डेली सोप में ऐसी एक्टिंग होती है। एक्टिंग के लिए आपको नहीं परेशान करूंगा क्योंकि वो एक पूरा थॉट प्रोसेस है। मैं खुद भी चूंकि रंगमंच से ताल्लुक रखता हूं तो मुझे पता है कि वो पूरा एक थॉट प्रोसेस है। तो उसके लिए तो अभी नहीं परेशान करूंगा, लेकिन गुजारिश करूंगा कि कुछ प्यारा सा गुनगुना सके। एक मैं आपका गीत सुन रहा था अंगुली में, चूंकि भोजपुरी की बात हम कर रहे हैं तो अगर कुछ भोजपुरी नहीं होगा तो फिर तो ये पूरी रिक्तता बनी रहेगी। तो अंगुली में डसले बिया नगिनिया हो, अगर उसकी मतलब बहुत प्यारा सा और आपका जो अंदाज है गाने का ना, कहीं सुन रहा था मैंने, बहुत बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। थैंक यू। तो अगर आप कुछ गुनगुना सकें उसकी कुछ पंक्तियां हमारे लिए। बिल्कुल, वो मेरा सबसे पसंदीदा गाना है। वो नीलेश मिश्रा जी के साथ मैंने किया एंड ही इज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। वो मुझे बहुत मानते हैं थैंकफुली और ये उनकी वजह से था कि भोजपुरी को लोगों ने नए रूप में देखा। सो दिस सॉन्ग स्पेशली बहुत सालों से चला रहा है पर इस अंदाज में जहाँ पे मैंने गाने को समझाया भी लोगों को, क्योंकि भोजपुरी जनरली तो लिमिटेड हो जाता है बट द पर्पस वाज टू मेक इट यूनिवर्सल। तो इस गाने के लाइन में जरूर गाऊं। पूरब गईनी रामा पश्चिम गईनी, पूरब गईनी रामा पश्चिम गईनी, कतहु न मिले बीस हरिया रे ननदी, दिया राजा राधा अंगुरी में डसले बिया नगिनिया रे ननदी, दिया राजा राधा पोरे पोरे उठे लहरिया रे ननदी, भैया के बुला। क्या बात, बहुत ही उम्दा है। और जो आपका अंदाज है इसको सुनाने का, वो मतलब इस गाने को और ही खूबसूरत बना देता है। बहुत बहुत प्यारा गाना है। मैं अब देखिए आखिरी पड़ाव पे हूँ, थोड़ा परेशान कर सकता हूँ आपको। तो एक बड़ा प्यारा सा एक और भी आपका गीत है, निमिया के पेड़ मत कटिया बाबू। मैं भोजपुरी में थोड़ा तंग हूँ लेकिन मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगता है सुनना। तो अगर वो थोड़ा सा गुनगुना सके आप, दो पंक्तियां। जी जी। निमिया के पेड़ जानी काटी हाय बाबा, निमिया बसेरा चिड़ैया हो, बेटी के उरेठ बोली जनी बोली हा बाबा,
बेटिया तजैसन चिरैया हो, बेटिया तजैसन चिरैया, उड़ी उड़ी जाए है सबेरे चिरैया, रही जाए निमिया अकेला, बिटिया जय है जय अनका के घरवा, सुन हुई है अंगना दुआरवा हो, बिटिया तजैसन चिरैया हो, बिटिया तजैसन चिरैया। क्या बात है, क्या बात है। वो एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं आप इसको सुनाते वक्त। बहुत 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 ही प्यारा गीत, और इसकी जितनी खूबसूरत इसकी लिरिक्स है उतना ही खूबसूरत आपका गायन, और वो एक अलग ही मतलब आप एक चित्र खींचती हैं गाते वक्त ना। बहुत 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 प्यारा। मैं भी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, गाना बहुत ऐसे रेयर गाती हूँ। जी जी जी, नहीं थैंक यू सो मच। हमारी गुजारिश को आपने माना और आपने हमारे दर्शकों के लिए इसको सुनाया। थैंक यू सो मच दीपाली जी। मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं मुझे पता नहीं है, कि मतलब आपने बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम आप सामने सामने बैठ करके यहाँ पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल इतना एक अच्छा सा माहौल आपने बना दिया इस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। और आपसे जानना चाहूंगा, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजित सिंह, कैसा लगा आपको, प्लीज बताइए। एक्चुअली विजित, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आपने मुझे अपने कॉन्सेप्ट का एक राइट अप भेजा था और साथ में लिंक भेजा था। जी 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 जी, आपको विश्वास होगा, आई एम श्योर, मैंने आपका लिंक नहीं देखा। आई जस्ट रेड दैट राइट अप एंड आई सेड यस आई वांट टू डू इट। क्योंकि पता है ऐसे बहुत इंटरव्यूज इतने होते हैं एंड हम लोग एक ही चीज बोल बोल के, मैं कोई बहुत बड़ी तोपचीन नहीं हूँ, पर बात ये है कि मैंने एक ही बात को बहुत बार बोला है। पर मजा तब अब जैसे प्रेम गीत है, आप एक ही प्रेम गीत हर बार, तो हर गाने में अलग अलग ढंग से प्रेम निकल कर आता है ना। तो ये वही बात है कि एक ही बात को नए तरीके से बताना, ये मुझे आपके इस फॉर्मेट का बहुत पसंद आया। एंड यस, आपने मुझे बहुत सारी ऐसे बातें पूछी हैं जो किसी ने नहीं पूछा, और पूछी है शायद, पर इतना इस तरीके से नहीं पूछी है जहां पर मैं इतनी इन्वॉल्व हो जाऊं। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आपके पूरे टीम को जो बहुत अच्छा काम कर रही है। और एक बात करते वक्त जब आप कह रहे हैं कि मैंने इतना अच्छा माहौल बनाया है, तो माहौल मुझे बनाने दिया भी जाता है, तभी माहौल बनता है। So that you have provided. So thank you for inviting me. Thank you for calling me. मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। And I will, जैसे ही ये आपका वीडियो आएगा, जैसे ही इंटरव्यू आएगा, मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा को भेजूंगी कि देखो भाई, बहुत मजा आने वाला है। कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो तुम लोगों को नहीं पता। थैंक यू। हमारी तरफ से माता पिता जी को भी प्रणाम कहिएगा, ऐश्वर्या जी को नमस्कार बोलिएगा कि उन्होंने और सबने आपको इतना प्यारा सा एक माहौल दिया है और आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। सबका इतना समर्थन है, आशीर्वाद है आपके साथ। ये तो है कि मेरे सास ससुर, मुझे शादी के नाम से डर लगता था, क्योंकि एक लड़की जब शादी कर लेती है तो ऑब्वियसली आपको तो फिर काम तो बंद ही हो जाएगा। पर फॉर्चुनेटली ऐश्वर्या जैसे है, वो क्यों है ये मुझे उनके पापा मम्मी के साथ रहकर समझ आया। एंड यस, बहुत समर्थन है उनका। जी जी। तो हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए और अपनी इस यात्रा के कुछ रोचक अंश हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी ही मुलाकात होगी, फिर किसी नए हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे और आपसे बहुत सारी रोचक बातें करेंगे। और ऐश्वर्या जी को जरूर बोलिएगा कि हम लोग बहुत जल्दी उनको ही परेशान करेंगे। थैंक यू सो मच दीपाली जी। थैंक यू विजय, थैंक यू।